आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती हुकूमत ने नए जोनल सिस्टम के तहत रियासत के मुलाजिमीन की तकसीम और उनके अलॉटमेंट के सिलसिले में गाइडलाइंस जारी किए हैं। इस सिलसिले में GAD डिपार्टमेंट की जानिब से जियो जारी कर दिया गया है। मुलाजिमीन की तकसीम और अलॉटमेंट 2018 के सदारती हुक्मनामे और नए जोनल सिस्टम के मुताबिक होगा। हुकूमत ने मुलाजिमीन की तकसीम और अलॉटमेंट के लिए कमेटियां तश्कील दी हैं। जिले सतह की जायदादों के लिए तकसीम और अलॉटमेंट के लिए मुत्तहिदा जिले के कलेक्टर की क़यादत में कमेटियां तश्कील देते हुए हुकूमत ने उन कमेटियों में मुताल्लिका महकमों के जिला सरबराहान को बतौर अराकीन शामिल किया है। इसी तरह जोनल और मल्टी जोनल जायदादों की तकसीम और अलॉटमेंट के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी JD की सदारत में कमेटी तश्कील दी गई है। इस कमेटी में मुताल्लिका महकमों के सेक्रेटरी, सरबराहान, महकमे फाइनेंस और सीनियर कंसल्टेंट और दीगर सीनियर ओहदेदार शामिल रहेंगे। मुलाजिमीन से ऑप्शन यानी उनकी पसंद हासिल करते हुए सीनियरिटी की बुनियाद पर मुलाजिमीन की तकसीम और अलॉटमेंट का अमल अंजाम दिया जाएगा। मुलाजिमीन के मकामी होने की बुनियाद को भी इसमें शामिल किया जाएगा। SC और ST मुलाजमीन को उनके लिए मख्तर जायदादों के मुताबिक तकसीम और अलॉटमेंट होगा। खुसूसी ज़मरे के तहत माजूरीन को अवलीन तरजीह देने का फैसला किया गया, जिसके तहत 70% से ज़्यादा माजूर पाए जाने वाले मुलाजमीन या उनके बच्चों के जहनी माजूर पाए जाने या बेवाओं या तवील अमराज में मुब्तला मुलाजमीन को नए जोनल सिस्टम के तहत उनकी तकसीम और अलॉटमेंट में अवलीन तरजीह दी जाएगी। जिन अजला में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज नहीं हुआ, वहाँ फौरी असर के साथ मुलाजिमीन की तकसीम और अलॉटमेंट के अमल को शुरू करने की हिदायत दी गई है। बाकी अजला में जहाँ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है, वहाँ ज़ाब्ता अखलाक ख़त्म होने के बाद ये अमल शुरू किया जाएगा। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने वाज़ेह किया है कि रियासत में सरमायाकारी के लिए आगे आने वाली कंपनियों के लिए मौजूद बुनियादी सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाएगा। उन्होंने हैदराबाद की ताज कृष्णा होटल में जर्मन सरमायाकारों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत जर्मन कंपनियों को सरमायाकारी की दावत दे रही है। उन्होंने कहा कि सनतों के क़याम के लिए 2000 एकड़ अराजी दस्तियाब है। जर्मनी की तरफ से सनतों के क़याम के लिए इख्तियार करदा तरीक़ेकार मौजूद था। उन्होंने कहा कि जर्मन हुकूमत वहाँ के मकामी सनतकारों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि छोटे पैमाने की सनतें जर्मनी की GDP की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। गुज़िश्ता 7 बरसों में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के दौरे हुकूमत में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। साथ ही मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया गया। And why Hyderabad and why Telangana. Thank you very much. As always, you have been a great guide, a great friend. Thank you very much. And our friends from the Indo-German Chamber of Commerce, thank you, sir, and the entire team for organizing this event. My principal secretary, Shri Jayesh Ranjan Garu, who's always spearheading, who's always been a very positive guide to many investors who continue to come and invest in Hyderabad, invest in Telangana. Thank you, Jayesh, for all your efforts. Let me start off by saying a couple of things. I think my colleague Jayesh Ranjanji was absolutely right on the money when he said there is not one India, but there's 28 Indias, which is a fact. Because a lot of times, many times in fact, investors who are not from India, investors who are from overseas, could be Europe, it could be in 29 साल कबल 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी। तब से लेकर आज तक हर साल
बाबरी मस्जिद की उसी मुकाम पर तामीर करने की मांग करते हुए एहतजाज किया जाता है। पिछले 29 वर्षों से हैदराबाद में भी एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। आज भी हैदराबाद के उजालेशाह ईदगाह पर नौजवान लड़कियों और खवातीन ने जबरदस्त एहतजाज किया। नमाज पढ़कर गिड़गिड़ाकर बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ की गई। इस एहतजाज में बुजुर्ग खवातीन और मासूम बच्चे भी शामिल थे। खवातीन का ये धरना और एहतजाज निहायत पुरअमन था। बाद में इस जलसे में शरीक खवातीन ने बताया कि उनका ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि बाबरी मस्जिद उसी मकाम पर तामीर नहीं हो जाती। हर साल 6 दिसंबर को वो एहतजाज करती रहेंगी। कानून की रूप से बाबरी मस्जिद कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। उसको काफिरों और जालिमों के कब्जे से आजाद कराना, उसकी बाजियाबी की कोशिश करना, उसकी तामीर नौ करना और उसे अपने सस्तों से सजाना और आबाद करना हम मुसलमानों की शरई जिम्मेदारी है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? मैं इस मौके पर तमाम मुसलमानों को भी ये पैगाम देना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद का मसला सिर्फ एक मस्जिद का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे मुल्क के मुसलमानों के दीन और ईमान का मसला है। ये हमारी इज्जत और जिल्लत का मसला है। ये आजादी के बाद से अब तक वीरान की गई और शहीद की गई तमाम मसाजिद की बाजियाबी और उसकी तामीर नौ का मसला है। ये हिंदुस्तान में हमारे दीगर शायर, इबादतगाहों और इदारों के तहफ्फुज और बका का मसला है। ये काशी और मथुरा की मस्जिदों समेत उन 3000 मसाजिद के तहफ्फुज का मसला है जिन पर आज संघ परिवार का दावा है। अगर आज हम बाबरी मस्जिद के मसले को छोड़ने की हिमाकत करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इस हिंदुस्तान में हम मुसलमान बनकर जिंदा नहीं रह सकेंगे, इसलिए कि जो कौम अपने इबादत गाहों की तहफ्फुज नहीं कर सकती, अपने इबादत गाहों की ताजीम नहीं कर सकती, उस कौम को जिंदा रहने का कोई हक नहीं मिलता। मैं यहाँ खुसूसन मुस्लिम नौजवानों से ये गुजारिश करती हूँ, ये अपील करती हूँ, शरीयत के आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासाजात के मुकदमे में उनकी शख्सी हाजिरी को मुस्तस्ना करार देने से मुतालिक दरखास्त पर तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत मुकम्मिल हो गई। इस मौके पर सीबीआई के वकील ने अदालत से ख्वाहिश की कि वो इस केस में जगन मोहन रेड्डी को शख्सी हाजिरी से एग्जेम्पशन ना दें, क्योंकि अगर उन्हें शख्सी हाजिरी से एग्जेम्पशन दिया जाता है तो ऐसी सूरत में जगन मोहन रेड्डी गवाहों पर असरअंदाज हो सकते हैं और गवाह भी मुनहरिफ हो सकते हैं। सीबीआई के वकील ने हाई कोर्ट को इससे कबल सीबीआई अदालत की जानिब से जगन की शख्सी हाजिरी को मुस्तस्ना करार न देने का फैसले का तस्करा किया। सीबीआई के वकील ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी के ओहदे में इजाफा हुआ है, इसीलिए वो गवाहों पर मजीद असरअंदाज हो सकते हैं और इससे समाअत में भी ताखीर हो सकती है। सीबीआई के वकील का मौक़िफ़ जानने के बाद हाईकोर्ट ने जगन को अदालत में शख्सी तौर पर हाजिर होने से एग्जेम्पशन देने या ना देने से मुतालिक अपने फैसले को महफूज कर दिया है। मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 66वीं बरसी के मौके पर टैंक बंड पर उनके मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने मुल्क का दस्तूर व कानून मुरतब करते हुए मुल्क के हर तबके के साथ इंसाफ किया। डॉक्टर बाबा साहब के जन्म तिथि पर केंद्र सरकार देश में आजाद के अमृत महोत्सव के दृष्टिकोण से अलग अलग कार्यक्रम करे। आज भारत प्रधानमंत्री देश में रहने वाले शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स से ज्यादा आज स्कॉलरशिप
पहली बार डीबीटी के द्वारा उनको आज 10 लाख लोगों को एक ही दिन में शेड्यूल कास्ट से स्टूडेंट्स अकाउंट में भारत सरकार ट्रांसफर करे, क्योंकि जब से पहले बहुत सालों से जो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप के पैसे हम केंद्र सरकार के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, वो पैसे डाइवर्ट करना, समय पे स्टूडेंट्स को नहीं देना, ये हो रहा था। इसीलिए हम स्टेट गवर्नमेंट ना देते हुए डायरेक्ट को स्टूडेंट्स के अकाउंट में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। आज 10 लाख स्टूडेंट्स को पैसे पहुंच चुका है। थैंक यू सर। मेदक के जिला कलेक्टर हरीश ने कहा है कि ईटला राजेंद्र से मुतालिक अराजी पर कब्जे के इल्जामात दुरुस्त पाए गए हैं। कलेक्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सर्वे के दौरान ये पाया गया कि ईटला राजेंद्र से मुतालिक जमुना हैचरीज ने तकरीबन 70 एकड़ अराजी पर कब्जा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि जमुना हैचरीज के जरिए अचमपेट और हकीमपेट हुदूद में 56 अफराद को तफवीज़ करदा ज़मीनों पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया गया। कलेक्टर ने कहा कि अलॉटेड ज़मीनों को गैर ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया और बगैर इजाज़त के बड़े बड़े शेड्स तामीर किए गए। ममनुआ फहरिस्त में शामिल ज़मीनों की भी रजिस्ट्रेशन करवाई गई। कलेक्टर ने कहा कि मजीद बराम वाल्टा एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए जंगलाती इलाके में दरख्त काट कर सड़कें बिछाई गई। कलेक्टर ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात और तफवीज़ करदा अराजी पर तजावुज़ात की रिपोर्ट भेज दी गई है। कलेक्टर ने मजीद कहा कि इस मामले में मुलविस पाए जाने वाले अहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। మరియు అసైన్ ల్యాండ్ కబ్జాకు గురైనట్లు తెలియవచ్చింది. సో దీంట్లో మేజర్ పాయింట్ ఏంటంటే డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ సర్వే మనకు డీటెయిల్ గా తెలిసింది ఏంటంటే ఇన్ఫాక్ట్ నేను కూడా సర్వేకి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు చాలా మంది కంప్లైంట్ చేశారు, మా ల్యాండ్స్ దౌర్జన్యంగా ఆక్రమించుకున్నారు, ప్లస్ అగ్రికల్చర్ సర్వే ల్యాండ్ రోడ్లను వేసేసి మాకు కాకుండా చేస్తున్నారు, మమ్మల్ని అడ్డుకుంటున్నారని కంప్లైంట్ ఇచ్చింది. ఆ కంప్లైంట్ లో అదే రిపోర్ట్ ప్రకారం చూస్తే డీటెయిల్ గా ఆల్మోస్ట్ 130 సర్వే నెంబర్ అచ్చంపేటలో మరియు 77 నుంచి 22 సర్వే నెంబర్ వరకు అచ్చంపేట విలేజ్ అండ్ 97 హకీంపేట విలేజ్ లో 70 ఎకరాల 33 గుంటలు అసైన్ భూమి ఆక్రమించుకోవడం జరిగింది జమునా హ్యాచరీస్ వారు. ఈ ఆక్రమణ కూడా చాలా డీటెయిల్ గా స్టడీ చేస్తే దీంట్లో చాలా విషయాలు బయటపడ్డాయి. ఒకటి వచ్చేసి దౌర్జన్యంగా ఏదైతే ఆక్రమణ చేసుకుని మాకు అగ్రికల్చర్ భూమి కాకుండా చేస్తున్నారో కంప్లైంట్ వచ్చిందో సుమారుగా ఒరిజినల్ గా చూసి 50 మంది అసైన్. तेलंगाना पीसीसी के सदर व रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने वरंगल के एफसीआई गोदाम से 25,000 मीट्रिक टन चावल गायब हो जाने के मामले की सीबीआई तहकीकात करवाने का मरकज से मुतालबा किया। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2 दिन कबल मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने राज्यसभा में तेलंगाना में धान की खरीदी के मसले पर बयान देते हुए इस बात का इंकशाफ किया था कि एफसीआई के अहदेदारों के मायने के दौरान वरंगल के गोदाम से 25,000 मीट्रिक टन चावल गायब पाए गए, जबकि तेलंगाना हुकूमत ने इस गोदाम में 25,000 मीट्रिक टन स्टॉक करने की रिपोर्ट दी थी। पीयूष गोयल के इस बयान के बाद यह वाज़ेह हो जाता है कि तेलंगाना में गोदामों से बड़ी मिकदार में चावल गायब हो रहे हैं। इस मामले में मरकज को संजीदगी से नोट लेते हुए सीबीआई तहकीकात करवानी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पार्लियामेंट में किसानों के मसले पर टीआरएस और बीजेपी मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट स्पीकर के पोडियम के पास 10 मिनट और गांधी मुजस्समे के पास 10 मिनट प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज करते हुए पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में वक्त गुजारी कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्हें बावसूख जराए से इतला मिली है कि मंगल से टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ऐवान में नजर नहीं आएंगे, ये तमाम हैदराबाद वापस हो जाएंगे। वजीर आजम के दफ्तर से चीफ मिनिस्टर को एक हिदायत मौसूल हुई है जिसके मुताबिक टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट दिल्ली में मौजूद नहीं रहेंगे, उन तमाम को हैदराबाद तलब कर लिया जाएगा। బాధ్యత ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. పంట చేతికొచ్చి 2.5 నెలలైనా ఇప్పటి వరకు మీరు సేకరించింది 32% కదా. ఈ ఆలస్యానికి కారణం అధికారుల రాష్ట్ర ప్రభుత్వమా? తేల్చాల్సిన బాధ్యత, శిక్షించాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. అదేవిధంగా మొన్న రాజ్యసభలో చర్చ సందర్భంగా టీఆర్ఎస్ నాయకులు హడావిడి చేస్తే కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ గారు స్పష్టంగా రాజ్యసభ వేదికగా చట్టసభలలో ప్రకటన చేశారు. 2018 కానీ 2019 కానీ 2020లో కానీ ఈ 3 సంవత్సరాలలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సరఫరా చేస్తామన్న పారాబాయిల్డ్ రైస్ సరఫరా చేయలేదు, ప్రతి సంవత్సరం 20-25% తక్కువనే మీరు చేసిరు అని స్పష్టంగా చెప్పిండ్రు.
2018లో టార్గెట్ రీచ్ కాలే, 19లో టార్గెట్ రీచ్ కాలే, 20లో టార్గెట్ రీచ్ కాలే, 21 సంవత్సరంలో గందరగోళాన్ని సృష్టించారు. దాదాపుగా ఈ 3-4 సంవత్సరాలల్లా एआईसीसी के तर्जुमान डॉक्टर श्रावण ने वाटर बोर्ड के मुलाजिमीन के मसाइल के हल की ख्वाहिश करते हुए अवामी नुमाइंदों को खुला खत तहरीर किया। उन्होंने उस खत में लिखा कि महकमे आबरसानी के मुलाजिमीन के तमाम पीआरसी बकायाजात फौरी तौर पर एक किस्त में अदा किए जाएं। साथ ही बोर्ड में खाली 1680 मुलाजिमतों को फौरी तौर पर पुर किया जाए। बोर्ड के मुलाजिमीन के लिए सरकारी अस्पतालों और निम्स में हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की सहूलत फराहम की जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मुलाजिमत के दौरान कोरोना से मरने वाले मुलाजिमीन के खानदानों को फीकस 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने जोर देते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की जानिब से दस्तूर लिखे जाने के बाद ही समाज के कमजोर तबकात को आज़ादी हासिल हुई। अंबेडकर की बरसी के मौके पर हनुमंत राव ने हैदराबाद में उनके मुजस्समे पर गुलाए अकीदत पेश किए और उनकी खिदमात को याद किया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर 13 अप्रैल 2019 की शब हैदराबाद के पंजागुट्टा इलाके में अम्बेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि उस इलाके में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी का मुजस्समा मौजूद है, ताहम अम्बेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि उस मकाम पर दोबारा अम्बेडकर का मुजस्समा लगाने की इजाजत GHMC के कमिश्नर नहीं दे रहे हैं। యావత్ భారతదేశంలో ఒక స్థానము, ఒక పొజిషను మరి రాజ్యాంగం ఆయన 58వ వర్ధంతి సమయంలో నిజంగా స్వాతంత్రం ఎప్పుడు వచ్చింది? 1947లో మహాత్మా గాంధీ గారి దేశంలో ఒక కత్తి లేక, ఒక తుపాకీ లేక శాంతియుతంగా స్వాతంత్రం చేస్తే బడుగు బలైన వర్గాలకు నిజమైన స్వాతంత్రం ఎప్పుడు వచ్చిందంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం రాసిన తర్వాత వచ్చింది. అప్పటి వరకు బాబుల దగ్గర పోనీయలే, గుళ్ళ దగ్గర పోనీయలే, అంటరానితనంతో దూరం పెట్టారు. చెప్పులు కూడా దొరుకునే అవకాశం లేదు. ఈ భారతదేశంలో చెప్పులు దొరకడం కాదు, అగ్రకులాలతో సమానంగా కూర్చునే అవకాశం కల్పించాడు. ఆనాడు చదువుకుంటున్న 18th సెంచరీలో మహాత్మా జ్యోతిరావు చదువుకుంటేనే భవిష్యత్ అన్నాడు. ఆ చదువుకున్నాడు, బ్యారిస్టర్ అయ్యాడు. దేశానికి రాజ్యాంగం ఎవరు రాయాలి? सेक्रेटरी CPI चाड़ा वेंकट रेड्डी ने मुल्क में दस्तूर की बका को यकीनी बनाने के लिए मुहिम चलाने के लिए तमाम मुहिब्बान वतन को आगे आने का मशवरा दिया। चाड़ा वेंकट रेड्डी ने आज बाबा दस्तूर डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी के मौके पर उनके मुजस्समे के पास INN चैनल से बात करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत की मतलकुल अनानिया के बायस इस वक्त मुल्क का दस्तूर सबको आवाज़ दे रहा है। हिंदुस्तान की बुनियाद सेकुलरिज्म पर रखी गई है और इसका दस्तूर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तदवीन करते हुए मुल्क के हालात और मुल्क में बसने वाले तमाम शहरियों के हुकूक को सामने रखते हुए दूरअंदेशी से काम लिया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो वर्धंती है, यहाँ पूरे प्रोटेक्टशाली करते हुए वहाँ श्रद्धांजलि देके सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव डेमोक्रेसी, सेव सेकुलरिज्म, इसके लिए प्रतिज्ञा लेके और आने वाले दिनों में जो मोदी सरकार आने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स कर रहे हैं उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। सेव कॉन्स्टिट्यूशन और सेव डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई जारी होगी। ये पूरे देश भर में जो भी डेमोक्रेटिक, सेकुलर और प्रोग्रेसिव फोर्सेस है उसको इकट्ठा करके आने वाले दिनों में ये मोदी सरकार को हटाने के लिए और आंदोलन जारी करेंगे। और अब अपन डिमांड करते हैं सोशल जस्टिस। और वैसे ही प्राइस राइस ज़्यादा बढ़ गया है दाम, ये जो
वो एसेंशियल कमोडिटी से पेट्रोल डीजल सबको बढ़ गया है। सोशल जस्टिस नहीं है, दलितों के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर और महिलाओं के ऊपर, गिरिजनों के ऊपर हमला हो रहा है। ये भी खंडन करते हुए आने वाले दिनों में मोदी सरकार वही जोश में आना होश में आना इम्प्लीमेंट करने के शुरू करना यही डिमांड करते हैं। नहीं ये तो आंदोलन और जारी करेंगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो वर्धंती है, आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की तरफ से सारे हिंदुस्तान भर में हम जो है ना इनके वर्धंती के वक्त पर बी.आर. अम्बेडकर की वर्धंती के मौके पर हम तमाम लोगों से ये अपील करेंगे कि आज कॉन्स्टिट्यूशन हमारे दस्तूर पे जो खतरा लायक हो रहा है, कोई वजह नहीं है कि ये दस्तूर को बर्खास्त भी कर दे। यही वजह है कि पिछले 26 नवंबर को जब पार्लियामेंट हाउस में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक अपोजिशन पार्टी भी उसमें अटेंड नहीं करी। क्यों कि ये कॉन्स्टिट्यूशन तो मजाक हो रहा, कॉन्स्टिट्यूशन के मजाक होने की वजह से आज पार्लियामेंट का अपना कुछ ये नहीं है कि पार्लियामेंट की कोई बहस नहीं हो रही, बिना पास हो जा रहे 1 मिनट 2 मिनट के अरसे में। तो इस तमाम चीज़ों को देखते हुए हम ये समझ रहे हैं कि दस्तूर को बचाने के लिए तमाम जितने भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस अगर जमा हो ना हो तो इसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा कि हेट कैंपेन जो चल रहा है, उसके साथ लिंचिंग वगैरह और जो लव जिहाद और ये कन्वर्शन ला, ये तमाम चीज़ों को देखने से पता यही चलता है कि हिंदुस्तान में जो है ना माइनॉरिटी सेकंड ग्रेड सिटीजन हो गए, चाहे मुसलमान हो या क्रिश्चियंस हो। तो उस लिहाज से इसके खिलाफ भी अपनी को आवाज़ उठाना है। उसके साथ साथ दलित और आदिवासियों को भी देखिए, दलितों के ऊपर 27.3 और आदिवासियाँ 20.3, यानी इवन एसटीज एससीज भी महफूज नहीं है। औरतों का 6 महीने में एक जिना हो रहा हर 6 मिनट पे, और 4020 डबल रेट के जो है ना या औरतों पे मजालिम हुए हैं। मालूम है हाथरस में क्या हुआ, रिपोर्ट करने कैसे गए तो अभी तक उसको जो है ना केरला का एक विलेकरी अभी भी जो है ना उसको यूएपीए में बंद है, 1 साल से ज्यादा हो गया। ये हुकूमत है जो किसी को बात करनी याद नहीं देती, कॉन्स्टिट्यूशन को दबाना, पार्लियामेंट को दबाना, ये उनका शिवा है। इसलिए हम आने वाले दिनों में ये तहरीक को और भी मजबूत करते हुए लोगों से कहेंगे, अगर आप आगे नहीं बढ़े तो हिंदुस्तान का दस्तूर खतरे में। वो दस्तूर जो बाबा साहब अम्बेडकर और हिंदुस्तान के मशहूर लोग जो है ना बनाए, तो आज है ना इसको बचाने के लिए हम तमाम लोग मुत्तहिद होना और इसके लिए आवाज़ उठाना जरूरी है। शुक्रिया। आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तेलंगाना सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम श्रीनिवास रेड्डी ने मरकजी हुकूमत के उस इल्ज़ाम की तरदीद की जिसमें मरकजी वज़ीर ज़राअत पीयूष गोयल ने कहा था कि तेलंगाना हुकूमत अलॉट किया गया अनाज यानी खासकर धान मरकजी हुकूमत को फराहम नहीं कर रही है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत के लिए मसाइल खड़ी कर रही है और वज़ीर ज़राअत ने जो बयान राज्यसभा में दिया वो बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों से धान खरीद रही है और ये धान मरकजी हुकूमत को देने के लिए तैयार रखा गया है, लेकिन मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत से फौरी तौर पर उस धान को या उस चावल को हासिल नहीं कर रही है। మీరే ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. గతంలో పీడిఎస్ బియ్యం గురించి ఈ రాష్ట్రంలో పంజాబ్ నుంచి కొత్తగా రాష్ట్రం ఏర్పడి తర్వాత పంజాబ్ నుంచి దిగుమతి చేసుకొని ఇక్కడ రేషన్కి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్ద ఎత్తున ప్రాజెక్టులు తీసుకొచ్చి మరి తెలంగాణ రాష్ట్రము వస్తే ఏ రకంగా రైతాంగం సంతోషపడతారనే ఆలోచనతోటి తీసుకొచ్చి ప్రాజెక్టుల ద్వారా మరి వందలాది వేలాది ఎకరాలు। शहर हैदराबाद में एलबी नगर के एमएलए सुधीर रेड्डी ने एलबी नगर हल्के के मंसूराबाद डिवीजन ईस्ट में मुख्तलिफ कॉलोनियों के मसाइल के हल के लिए पूर्णागिरी कॉलोनी जेएसी के ज़ेर-ए-तमाम मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर कई कॉलोनियों के सुदूर और सेक्रेटरीज ने अपनी कॉलोनी के मसाइल से रुकन असेंबली को वाकिफ करवाया। सुधीर रेड्डी ने इस मौके पर कॉलोनियों के जिम्मेदारों से कहा कि उनके मसाइल हल किए जाएंगे, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के काम को भी अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि कॉलोनियों के मसाइल को जंगी बुनियादों पर हल किया जाएगा और कॉलोनियों की तरक्की में वो ताउन करेंगे।
చెప్పేసి నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం. దాని తర్వాత వాళ్ళు ఏ విధంగా చేసుకుంటారో వాళ్ళ మీద ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పి మనవి చేసుకుంటూ ఇక్కడ ఉన్న సమస్యల్ని కూడా అనేక కాలనీ అధ్యక్షులు, సెక్రటరీలు మరి అందరూ కూడా ప్రస్తావించడం జరిగింది. కొన్ని కాలనీలో యూజీడీ లేదు, కొన్ని కాలనీలో రోడ్లు బాగలేవు, కొన్ని కాలనీలో సీసీ కెమెరాలు కావాలని చెప్పి, కొన్ని కాలనీలలో ఆ లెవెల్స్ కుదరలేవు అని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే రోడ్డు విడతలు కూడా తక్కువనే అని చెప్పడం జరిగింది. అన్నీ కూడా రాబోయే రోజుల్లో విడతల వారీగా. तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक रुकन CH विटल ने आज नई दिल्ली में इंचार्ज रियासत तेलंगाना बीजेपी तरुण चुग से मुलाकात करते हुए बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस मौके पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी और दीगर मौजूद थे। बादशाह साबिक रुकन पब्लिक सर्विस कमीशन विठल ने बताया कि आज 6 दिसंबर का दिन है और उनके लिए तारीखी है, इसलिए आज ये बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि 29 साल कबल आज ही के दिन अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। कॉलोनी में शराब की दुकान के क़याम के खिलाफ अवाम ने तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान 3 मकामात पर अवाम ने शराब की दुकानात के क़याम के खिलाफ एहतजाज किया। मुल्क जिले के वेंकटपुरम समेत दोनों जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के जगतगिरी गुट्टा और दीगर मकामात पर अवाम ने इस तरह का एहतजाज किया। मुल्क जिले के वेंकटपुरम में शराब के कारोबार के खिलाफ अवाम की बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। एहतजाज में हिस्सा लेने वालों में खवातीन की कसीर तादाद थी। बादशाह बरहम खवातीन ने शराब की दुकान को खुफल डाल दिया। सिकंदराबाद के भोईगोड़े गांधी हॉस्पिटल के करीबी शराब की दुकान के क़याम के खिलाफ एहतजाज किया गया। मकामी अफराद ने शराब की दुकान के क़याम के खिलाफ धरना दिया। अवाम ने सवाल करते हुए कहा कि 70 खानदानों वाली इमारत के करीब किस तरह शराब की दुकान कायम की जा सकती है। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 37,108 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें 195 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की इस मोजी वायरस की वजह से जान चली गई, जिसके बाद कोविड से मरने वालों का मजमूई आंकड़ा 4000 को छू गया। अब भी रियासत भर में 3810 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। बर्तानिया से हैदराबाद पहुंची खातून कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन से मनफी पाई गई। जीनोम सीक्वेंसिंग से मौसूला रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक हुई कि यह खातून कोरोना की नई शक्ल से मनफी पाई गई। ताहम वो कोविड-19 से मुतासिर है और तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जेर इलाज है। ओहदेदारों ने कहा कि बर्तानिया से वापस मजीद 12 अफराद की रिपोर्ट्स का इंतजार है। समझा जाता है कि 12 अफराद बर्तानिया, कनाडा, अमेरिका और सिंगापुर से हैदराबाद पहुंचे। तमाम मुसाफरीन जो मुस्बित पाए गए उनमें कोरोना की अलामात नहीं पाई गई। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 11 खतरे वाले ममालिक से वापस होने वाले मुसाफिरीन के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। इन इंतजाम के सिलसिले में वाइट पेपर जारी करते हुए GHIL ने कहा कि हुकूमत हिंद ने दुनिया के बाज़ हिस्सों में कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन के मामलों में इजाफे के बाद सफर की नई एडवाइजरी जारी की है। GHIL ने नए गाइडलाइंस के लिए और मुसाफिरीन की सहूलत के लिए तमाम मुनासिब इंतजाम किए हैं। उमूमन पार्क्स में कई तरह के फूलों वाले पौधे, दरख्त और कई तरह के वॉकिंग ट्रैक्स भी होते हैं। तमाम तेलंगाना के जिले नारायणपेट का साइंस पार्क काफ़ी खुसूसी बन गया है और आवाम उसकी तरफ राग़िब हो रहे हैं। इसमें तरह तरह की साइंसी चीज़ें बनाई गई हैं, जिसके ज़रिए बच्चों को इस पार्क की तरफ राग़िब किया जा रहा है। इसमें वाटर फाउंटेन भी अनोखे अंदाज का बनाया गया। इस पार्क में बच्चों के लिए खुसूसी झूले भी बनाए गए। उनमें जहाज़नुमा झूला भी खुसूसी अहमियत का हामिल है। साथ ही पार्क की ये खास बात है कि उसकी दीवारों पर साइंस के फार्मूले भी बनाए गए हैं, जिसके ज़रिए बच्चों को साइंस के बारे में सीखने में मदद मिल रही है। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार रामचरण की बीवी उपासना कामिनेनी ने शहर हैदराबाद के नेहरू जू पार्क में एशियाई बब्बर के जोड़े की जिम्मेदारी कबूल की है। उपासना अपोलो फाउंडेशन और अपोलो लाइफ की नायब सदरनशीन है। उन्होंने एशियाई बब्बर जोड़े विक्की और लक्ष्मी की जिम्मेदारी 1 साल तक कबूल करने के लिए जू हुक्काम को 2 लाख रुपए का चेक हवाले किया। उपासना और अनुषा पाला कामिनेनी ने नेहरू जू पार्क के क्यूरेटर राजशेखर को इन जानवरों की जिम्मेदारी कबूल करने की फीस के तौर पर यह रकम दी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।